चलिए तो अपन शुरू करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहली बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं? सबसे पहली बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए अपने को एक घटना याद होगी। अपन ने क्या करवा दिया? अपवर्तन भी करा दिया और क्या करवा दिया? परावर्तन। इसमें शब्द क्या रहे? परावर्तन। कहने का अर्थ मीन्स जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करती है, ये क्या डाल दिया मैंने? अभिलंब। चलो लाइन तो खींच ही लेते हैं। ये सब पर क्या डाल लिया मैंने? अभिलंब। ये सब पर क्या डाल लिया है? अभिलंब। ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण, जब ये आई कौन है? ठीक है, आई का मान किससे कम है? IC से कम है। ये क्या? IC क्या है? क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिस पर प्रकाश की किरण 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ऐसा कोण जिस पर प्रकाश की किरण 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात कितने डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए? 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। अब जब I का मान छोटा है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब से सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। और बनने वाला कोण कौन सा होगा? ये किसके साथ? अभिलंब के साथ कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। तो ये का वाला कोण कौन सा होगा? आर कोण। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अब की बार I का मान किसके बराबर है? क्रांतिक कोण IC के बराबर है। जब आपतित किरण का कोण यानी कि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो प्रकाश की किरण कितने डिग्री पर विचलित हो जाती है? 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण कितने डिग्री के कोण पर विचलित हो जाएगी? 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाएगी। ठीक है, अब क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिसके बाद प्रकाश की किरण कितने डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए? 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। IC को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। ठीक है, और ये अवस्था भी कैसी कहलाएगी? क्रांतिक अवस्था। ठीक है, इसके बाद यह अपवर्तन की लास्ट घटना होगी या फिर जहां पर परावर्तन शुरू है वो उसकी क्या होगी? प्रथम घटना होगी। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। सभी में सेम है भाई। ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है, ठीक है, और अब की बार I का मान किससे ज्यादा है? IC से ज्यादा है। जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में क्या वापस लौट आती है, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये R कोण होगा। R कोण का मान किससे ज्यादा होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिशील होती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बात आई? समझ में नहीं आई? अब देखो, अपन यहां से इसमें क्रांतिक कोण का मान निकालें। क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान निकालना है। क्रांतिक कोण, अब देखो आपतन कोण स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या पढ़ रखा है अपन ने? किस माध्यम से जा रहे हैं? सघन, यानी कि म्यू सघन। कोण कितना बन रहा है?
साइन आई सी, आई का मान किसके बराबर है, आई सी के, और बराबर में इसको क्या मान लूँ, म्यू विरल कैसा माध्यम, साइन आर का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, कोई कहे नहीं मैं तो इससे करना ही नहीं था, मुझे इससे करना था, पहले मैं आई मानता, ये लो आई मान लिया, अब की बार मैं क्या मान लिया, इसको आर मान लिया। तो आई का मान किसके बराबर है, आई सी के बराबर है, और आर का मान किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो म्यू सगन इक्वल टू इंटू साइन आई सी बराबर म्यू विरल इंटू में साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि साइन आई सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू विरल बटे में म्यू सगन। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, म्यू विरल और सगन बराबर किसके, साइन आई सी के। ठीक है, ये लिखा हो मुझे, कोई कहे नहीं मुझे तो ऐसे नहीं लिखना था, मुझे तो सगन को ऊपर लाना था, तो क्या लिखना पड़ेगा, कोई इसका उल्टा लिखना चाहे तो इसका उल्टा कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, साइन, साइन नहीं पहले इसका उल्टा कर रहे हैं, साइन के भी बटे में 1 लगाते हैं, 1 बटे में साइन बराबर में आई सी, और ये किसको कर दूं म्यू सगन बटे में म्यू विरल, मान कितना हो जाएगा 1 साइन आई सी किसके बराबर म्यू सगन और विरल। ऐसे लिखा मिल जाए तो भी एक ही बात है, दोनों बात चीजें तो एक ही है, दोनों चीजें तो क्या है एक ही है। ठीक है, साइन आई सी का मान म्यू सगन इंटू में विरल, म्यू सगन जो पहले होता है उसको पहले लिख दिया, जो बाद में होता है वो बाद में लिख दिया, पहले कौन आ रहा है सगन तो पहले सगन, नीचे कौन आ रहा है विरल तो फिर विरल, यहाँ भी यहाँ से देखो पहले कौन आ रहा है विरल तो विरल लिख लिया, और सगन बाद में आ रहा है तो बाद में सगन लिख दिया। ठीक है, साइन आई सी का मान क्या तो होगा म्यू विरल सगन इक्वल टू साइन आई सी, या फिर म्यू सगन म्यू विरल, दोनों में देखो अंतर है, इसमें पहले किसको लिखा हुआ है विरल को, इसमें सगन को। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचे कि साइन ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, यहां पर क्या कर दिया गया है माध्यम को बदल दिया गया है। ठीक है, अब यानी कि ये ऊपर ऊपर नीचे कर दिया है, कंडीशन चेंज कर दी है, पहले कैसा माध्यम ले लिया है म्यू सगन और म्यू विरल, यानी कि प्रकाश की किरण कहां से जा रही है सगन से जा रही है, और कहां गई है विरल में, और जाना भी कहां चाहिए सगन से विरल की ओर। अगर आपको स्पेशल देख के एक ही पूछ ले कि कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा सही है, तो ज्यादा सही कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, और वास्तविकता में दोनों ही क्या है सही है। ठीक है, वास्तविकता में दोनों ही एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चाहे आपको ये लिखा मिल जाए चाहे ये लिखा मिल जाए। ठीक है, जब आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो इस वाले को ज्यादा सही माना जाएगा, म्यू सगन विरल 1 बटे में साइन आई सी, ये ज्यादा सही होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ये वाला सही होगा, अगर नहीं हो तो फिर कोई सा भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्रांतिक कोणों के मान हैं, वो मान मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार इन सभी को मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो क्रांतिक कोण बताने से पहले एक चीज और समझो, प्रकाश की किरण नियम कौन कौन से होंगे, टी आई आर के नियम, टी आई आर के नियम क्या हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको टी आई आर भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टी आई आर। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यानी कि क्रांतिक कोण आई का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, आई सी से ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश की किरण किधर से सगन से विरल की ओर, सगन से की ओर गतिशील होनी चाहिए, यहां वेग कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी बात,
वेग परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब अपनी बात आई इसमें TIR में कुछ इनके क्रांतिक कोणों के मान, प्रत्येक धातु का या प्रत्येक पदार्थ का परावर्तनांक का मान फिक्स होगा। कुछ मान मैं यहाँ एक दो मान लिख रहा हूं, आप उनसे समझें, और उनके क्रांतिक कोणों का मान भी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, पहला लिख रहा हूं पानी, पहला क्या लिख रहा हूं, पानी। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक यहां लिख दूं क्या, पदार्थ अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। ठीक है, पहले कौन आता है, पानी, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, फिर आता है अपना फ्लिंट कांच, कांच लिख दे सीधा, क्राउन कांच या फ्लिंट कांच, जो भी आपको लिखना हो, कितना हो जाएगा, इसका मान 3/2। ठीक है, उसके बाद हीरा, हीरे का क्रांतिक कोण का मान, इसका मान कितना होगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 12/5। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.33। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.5। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2.5 दूनी 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 चौक 2.4। ठीक है, अब इसके अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, 48.75। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 24.41। ठीक है, इसके क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, 24.41, और इसके क्रांतिक कोण का 41 क्राउन कांच, ये उल्टा लिख दिया, 24.42 और 41 ये इसके क्रांतिक कोणों के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान 48.75 या 72, क्राउन कांच के लिए 41.14, हीरे के लिए कितना होता है, 24.42, और इसके क्रांतिक कोण, इसके अपवर्तनांक का मान कितना होता है, 2.4। ठीक है, ये कुछ मान थे, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको याद रखने हैं। आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब ये तो था अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद अपन इनके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे, तो अपन चलते हैं जस्ट ही इनके उदाहरणों पर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो अपन अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण कौन सा होगा, मृगमरीचिका। ठीक है, दूसरा उदाहरण हीरे का चमकना, तीसरा पोरोपिरिज्म, चौथा प्रकाशिक तंतु। अब ये काम कैसे कैसे करते हैं, देखो। मृगमरीचिका क्या होती है, गर्मियों के दिनों में, देखो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, ये पेड़ है। ठीक है, पेड़ बहुत विशाल है। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या खड़ा हुआ है, यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है। ये लो भाई, आदमी खड़ा कर दिया। ठीक है, अब छोटा बना ले थोड़ा सा आँख, यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हुई आई। अब देखो, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, नीचे का वातावरण गर्म, ऊपर का वातावरण थोड़ा ठंडा होता है इसकी तुलना में। जैसे जैसे प्रकाश की किरणें नीचे आती जाएंगी, तो ऊपर वाला माध्यम कैसा रहेगा, सघन, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे माध्यम कैसा होता जाएगा, विरल। ठीक है, ऊपर माध्यम कैसा, सघन, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे माध्यम कैसा होता जाएगा, विरल। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला नियम ये कहता है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिशील होनी चाहिए। प्रकाश की किरण कैसे गतिशील होनी चाहिए, सघन माध्यम से, सघन से विरल की ओर। ठीक है,
कैसा माध्यम चल रहा है, सघन से विरल। यहां प्रकाश की किरण आती गई, एक स्थिति ऐसी बनी जब प्रकाश की जो आपतित किरण है बहुत ऊंचाई से प्रकाश की किरण आई, तो आते ही एक स्थिति ऐसी बनी जब इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो गया इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे ही हुआ, यहां पर क्या हुआ है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आदमी को कैसे लगेगा, ये पेड़ कहां पे, जैसे कुछ उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब गर्मियों के दिनों अपन दूर से देखते हैं तो अपने को ऐसा पानी का आभास होता है ना, पानी का आभास भी मृग मरीचिका के कारण ही होता है। यानी कि इसको ये भी कहा जाता है हिरन की पानी की तृष्णा, पानी की तृष्णा भी कहा जाता है, हिरन की पानी की तृष्णा। ठीक है, जैसे ही प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो एक स्थिति ऐसी होगी जब इसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। जैसे ही क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो वहां क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और व्यक्ति को कैसा महसूस होगा, पेड़ कैसा है, उल्टा है। ऐसा आपने समुद्रों के किनारे ऐसा देखा भी होगा। ऐसा किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कई बार अपने को दूर से आती हुई जहाज ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो भी किसके कारण दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ये थी मृग मरीचिका। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलते जाते हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या रह जाता है, कम रह जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है आपतन कोण का मान, आपतित किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जैसे ही आपतन कोण का मान अधिक होगा तो वहां पर घटना किसकी हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसे ही क्या कहा जाएगा, मृग मरीचिका। ठीक है, हीरे का चमकना। देखो जो जोहारी होता है, जोहारी हीरे को इस प्रकार तराशता है, उसकी प्रत्येक फलक पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, पड़ने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण के साथ बनने वाले क्रांतिक कोण का मान किससे ज्यादा हो, 24.42 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, प्रत्येक फलक पर जो प्रकाश इस प्रकार गिरे कि उस पर बनने वाले कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। यानी क्रांतिक कोण का मान 24.42 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे ही क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना शो होगी, जिसके कारण हीरा अपने को क्या दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 या 12/5। अपवर्तनांक कितना होता है, 12/5 या फिर 2.42 या 2.4, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 और इसके क्रांतिक कोण का मान 24.42 डिग्री। इसकी प्रत्येक फलक को इस प्रकार जोहारी के द्वारा तराशा जाता है, जिसके कारण उस पर गिरने वाले सभी प्रकाश की किरणों का क्या हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण हीरा अपने को कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगली बात आई पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म क्या होती है, पोरोप्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जैसे ये है, ये है। अब ये कैसा कोण है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो कांच या फ्लिंट कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, उसके क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, फ्लिंट कांच का 41.8 या 41.42, जो भी आपने लिखा हो, कोई बात नहीं। अपन ने ये दे रखा है किताब में तो अपन ने ये मान लिया 41.8 होता है। और इस पर जो प्रकाश की किरण गिरती है, जब प्रकाश की किरण गिरती है तो उस प्रकाश की किरण का 90 डिग्री के, कितने डिग्री के कोण पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री व 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। जैसे ही 90 या 180 डिग्री के कोण पर विचलन होगा, इसे ही कैसी प्रिज्म कहेंगे, पैरोप्रिज्म। कितना कोण बनने वाला, कोण कितना, 90 डिग्री, बनने वाला कोण कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये तो थी इसकी बात। अगर मैं इसको ऐसा बना देता, कोई ऐसा भी बना दे, यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां आपतित हुई, सॉरी, ऐसे बना दे। प्रकाश की किरण पहले इस पर गिरी और उसके बाद
इस पर गिरी और फिर वापस आ गई। ये 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण कितना बन गया? 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अपने कांच को या पारोप्रिज्म ऐसी युक्ति है जिसमें कांच को इस प्रकार बनाया जाता है या कांच को इस प्रकार काटा जाता है जिससे कि उससे निर्गत प्रकाश की किरण, यानी कि ये कौन सा है, परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री और 180 डिग्री हो। परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री या 180 डिग्री हो तो ऐसी प्रिज्म को क्या कहेंगे? पारो प्रिज्म। यहाँ कोण कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ कोण कितना है? 90 90 कितना होता है? 180 डिग्री। इसे ही क्या कहेंगे? पारो प्रिज्म। ठीक है, ये तो थी पारो प्रिज्म की बात। प्रकाशिक तंतु देखो, ऐसी मैंने एक युक्ति दिखा दी है आपको। इसका अपवर्तनांक, अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का पहला नियम याद होना चाहिए। तब तक पहला नियम याद नहीं होगा तब तक प्रकाशिक तंतु नहीं होगा। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है? परावर्तन की घटना में क्या होता है? ये माध्यम कैसा होना चाहिए? ये अपवर्तनांक कितना होना चाहिए? इसको μ1 दे लूं, इसको दे लिया मैंने μ2। ठीक है, किसका मान ज्यादा होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर गति। मैं ये मान के चल रहा हूं, ये कैसा माध्यम है? सघन, और ये कैसा माध्यम है? विरल। ठीक है, यह कांच की धागे नुमा संरचना होती है। मैं आपकी बार इसका चित्र बना रहा हूं कुछ ऐसा। कांच की धागे नुमा क्या होती है? संरचना। ठीक है, अब इसके बाह्य पृष्ठ पर ये क्या है? बाह्य पृष्ठ। ठीक है, इस पर विरल अपवर्तनांक की, यानी कि μ2 की पॉलिश कर दी गई है, और इस पर किसकी कर दी गई है? इस पर μ1 की। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जो अंदर जो पॉलिश गई है वो उसका मान क्या होगा? बाहर वाली पॉलिश से क्या होगा? ये कैसा माध्यम? सघन माध्यम। ये कैसा माध्यम? विरल माध्यम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। जब तक उसके नियम का पालन नहीं होगा तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, इस पर सघन माध्यम की लेपिंग कर दी है, इस पर किसकी माध्यम की? इस पर भी सघन माध्यम की। ठीक है, और इस पर किसकी की गई है? बाह्य पृष्ठ पर μ2 यानी कि विरल माध्यम की। ठीक है, जब प्रकाश की किरण को इस प्रकाशिक तंतु में इस प्रकार गुजारा जाता है, ये एक सतह से टकराएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर अंततः बाहर निकल जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से चलना प्रारंभ हुई है, यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक, यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका वेग चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम क्या है? सेम है। वेग कब बदलता है? जब माध्यम बदलता है। माध्यम सेम है तो वेग नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये कांच की धागे नुमा संरचना होती है। इसकी बाह्य पृष्ठ पर किसकी? विरल माध्यम की कोटिंग कर दी जाती है, और अंदर किसकी कोटिंग कर दी जाती है? सघन माध्यम की। जब प्रकाश की किरण अंदर वाली सतह पर गिरती है तो इसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण टकरा कर वापस जाती है। जैसे ही वापस गई तो दूसरी सतह से टकराई तो फिर वापस इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर दूसरी सतह से टकराई, फिर वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितनी लंबी होगी उतना ही क्या होता रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? उपयोग, कोई उपयोग पूछ ले तो इसका उपयोग किया जाएगा जो सजावटी लैंप होते हैं, सजावटी लैंपों में। ठीक है, और किसमें? अमावस्या होती है, जो आंतरिक अंग होता है उसमें कोई नली में कोई कीरकट नहीं फंस जाए, कोई कुछ फंसा नहीं हुआ, उसको चेक करने में डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, और किसमें? यानी कि दृश्य और श्रव्य तरंगों को, दृश्य व श्रव्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का। जैसा अपना फाइबर वाला केबल आ रहा है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का। ठीक है, जियो फाइबर आता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का। ठीक है, यानी कि दृश्य व श्रव्य तरंगों को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ले जाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का। जो स्वयं से नहीं जा सकती उनको क्या किया जाएगा? या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से आगे तक पहुंचा दिया जाएगा। ये क्या थे इसके उदाहरण। ठीक है, चलिए तो अपन अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अगला टॉपिक आता है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ व लेंसों के द्वारा क्या कर रहे हैं अपने को? अपवर्तन। इसमें पहले गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। सबसे पहली बात, गोलीय पृष्ठ कहेंगे किसे? ठीक है, ऐसा पृष्ठ जो किसी बड़े गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय पृष्ठ। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जो किसी बड़े गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ दो प्रकार की होंगी, अवतल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ किसे कहेंगे? कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? अवतल गोलीय पृष्ठ, दूसरी उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ किसे कहेंगे? उत्तल गोलीय पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा अवतल पृष्ठ जिसके अवतल की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम। इधर क्या हो? सघन माध्यम। अंदर अवतल भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम। अवतल भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम। उसे क्या कहेंगे? अवतल गोलीय पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे? अवतल गोलीय पृष्ठ। अब दूसरी देखो, अब की बार मैंने क्या कर दिया? इधर विरल कर दिया, सघन कर दिया। ये किसकी तरह व्यवहार करेगी? उत्तल गोलीय पृष्ठ की तरह। ठीक है, देखो उभरे हुए भाग की तरफ क्या हो? विरल माध्यम हो। उभरे हुए भाग की तरफ विरल माध्यम हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल गोलीय पृष्ठ। ये भी परिभाषा पसंद नहीं आए तो ऐसा पृष्ठ जिसके परावर्तक सतह की तरफ क्या हो? विरल माध्यम हो। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके अवतल भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम हो, उसे कैसा दर्पण कहेंगे? अवतल गोलीय पृष्ठ कहेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसके उभरे हुए भाग की तरफ यानी कि उत्तल भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल गोलीय पृष्ठ। उम्मीद करते हैं ये परिभाषाएं क्लियर होंगी। सीधी सी एक ही बात याद रखनी है, दसे हुए भाग की तरफ विरल माध्यम है तो कैसा माध्यम है? कैसा गोलीय पृष्ठ होगा? अवतल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ कब होगा? जब उभरे हुए भाग के इधर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। ठीक है, उभरे हुए भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम, उसे उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ किसे कहेंगे? धसे हुए भाग की तरफ कैसा माध्यम हो? विरल माध्यम हो, उसे कैसा दर्पण कहेंगे या उसे कौन सा गोलीय पृष्ठ कहेंगे? उत्तल। इसको तो अवतल और इसको उत्तल। ठीक है, मैंने दोनों को लिख दिया है, समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं अब अपन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ते हैं, होता कैसे अपवर्तन। ठीक है, इधर वाले को इनको मैं मिटा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताना, ये तो बना रहने दो। सबसे पहले इसके दो बातें याद रखनी है। पहली बात, सभी बिंब व प्रतिबिंब बिंदु के समान होंगे और कहां पर बनेंगे? मुख्य अक्ष पर बनेंगे और मुख्य अक्ष पर बनेंगे। ठीक है, दूसरी बात, बिंब व प्रतिबिंब के साथ बनने वाला कोण कैसा होगा? अल्प होगा। बनने वाला कोण क्या होगा? अल्प होगा। दो चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, मैं कौन सा बनाऊं? मैं ये बना लूं उत्तल गोलीय सतह। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ बना लिया मैंने। उत्तल, इधर कैसा माध्यम होगा?
विरल माध्यम, और इधर कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम। सही बनाया क्या मैंने? देखो उत्तल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C यहाँ पर है। मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ से टकराई। अब यहाँ से मुझे क्या डालना पड़ेगा, एक अभिलंब। अभिलंब हमेशा किससे डाला जाता है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र ये रहा, मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अब ये वाला कोण कौन सा होगा, आपतन कोण I। प्रकाश की किरण यहाँ से अल्फा कोण बना रही है, मैंने मान लिया है अल्फा कोण बना रही है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण यहाँ से विचलित हुई, किधर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। किसकी ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, I दे दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, V होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, U होगी, ठीक है। मैंने यहाँ से एक लंब डाला, ये डाल लिया, ठीक है। ये P बिंदु है, ठीक है। पोल जिसे ध्रुव कहा जाता है, इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N, इसको नाम दे दिया M। P और N लगभग एक ही बिंदु पर है। P और N लगभग क्या है, एक ही बिंदु पर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब मैंने तो इसको अल्फा नाम दे दिया, मैं इसको कोई नाम दे दूं, बीटा दे दूं, इसको बीटा दे दिया, इसको क्या दे दूं, ये वाला बनने वाला कोण कितना होगा, R कोण होगा, ठीक है। मैंने इसको R फाई दे दूं, इसको मैंने क्या दे दिया, फाई दे दिया, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया, फाई नाम दे दिया। अब पूरे को हल करना शुरू करें तो त्रिभुज कौन से वाले में कौन से देखें, O M और C, O M C से, ठीक है। त्रिभुज O M C से देखो, ये अल्फा कोण, ये बीटा कोण, ये किसके कोण के बराबर, बाह्य कोण के बराबर। दो कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। ये त्रिभुज है तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा है। प्रकाश की किरण किधर जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी। अगर कोई कहे नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे तो ये पसंद आ रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग इसके भी बराबर होगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने तो बना के बता दिया है। ये कोण कितना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, I के बराबर। मान क्या है, अल्प है, तो मैं इसको tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan I लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो त्रिभुज MCI से मान किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर, यानी कि फाई प्लस R का मान किसके बराबर, tan फाई। मैं इसको पक्षांतरण कर लूँ क्या, पहले पक्षांतर, R का मान किसके बराबर, बीटा माइनस फाई के, tan R इक्वल टू tan बीटा माइनस tan फाई। समीकरण नंबर 2 मैंने समीकरण लिख दी। tan अल्फा का मान निकाले, अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। tan अल्फा का मान त्रिभुज OMN, त्रिभुज OMN से,
तो किसके बराबर, मैं अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, एन को और पी को एक साथ ही मान रहा हूँ, तो मैं एन की जगह पी मान रहा हूँ, एन की जगह क्या मान रहा हूँ, पी मान रहा हूँ, क्योंकि अपने को दूरी कहाँ से पता होती है, पोल से पता होती है, बाकी दूरी अपने को पता नहीं होती। ठीक है, इसलिए मैं टेन, टेन क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे में आधार, लंब कहाँ पर है, लंब एम एन बटे में आधार कितना, ओ एन, यानी कि एम एन बटे में किसके, ओपी के बराबर मान लूँ। ठीक है, लगभग मान किसके बराबर है, एक ही जगह कर लिया। टेन बीटा का मान किसके बराबर होगा, टेन बीटा ये रहा, तो टेन बीटा का मान किसके बराबर होगा, लंब वो का वो एम एन बटे में एन सी, एन सी लगभग बराबर किसके, एम एन बटे में पी सी। टेन और क्या चाहिए, टेन फाई का मान चाहिए, टेन फाई का मान कितना हो जाएगा, टेन फाई ये रहा, तो कितना हो जाएगा, एम एम एन बटे में एन आई, एन आई लगभग मान किसके बराबर, एम एन बटे में किसके बराबर, पी आई के। ये मान सारे समीकरण 1 व 2 में रख दे, ये मान सारे समीकरण 1 व 2 में रखने पर मान रखें तो मान कितना हो जाएगा, मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टेन आई बराबर टेन अल्फा का मान कितना है, एम एन बटे में ओपी, बीटा का मान कितना है, एन सी बटे में पी सी, सही लिखा। ठीक है, उसके बाद टेन आर का मान किसके बराबर, टेन बीटा कितना है, एम एन बटे में पी सी माइनस में फाई का मान कितना है, एम एन बटे में पी आई। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, ये म्यू क्या है, म्यू सघन से, म्यू क्या मान रहा हूं मैं, इसको 1 मान लूं क्या इसको, ठीक है 1 2 कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू, चलो मैं म्यू विरल ही मान लेता हूं, म्यू विरल साइन कितना कौन बन रहा है, आई, साइन कितना आई बराबर म्यू सघन साइन कितना, साइन कितना बन रहा है आर, आई और आर का मान क्या है, अल्प है, तो इसको मैं आई के बराबर लिख सकता हूं क्या, मैंने आई लिख दिया, इसको आर लिख दिया। थीटा का मान क्या होता है, अल्प होता है, तो थीटा का मान टेन थीटा लगभग किसके बराबर, थीटा के बराबर, और साइन थीटा लगभग किसके बराबर, थीटा के बराबर। ठीक है, म्यू विरल आई इक्वल टू म्यू सघन और साइन सॉरी कितना आर, आई का मान ये रहा समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 व 4 का मान 5 में रखने पर, 3 व 4 का मान 5 में रखें तो कितना हो जाएगा, 1 2 दे लेगा सघन विरल को, देख लो, चलो बाद में देख लेंगे। साइन आई का मान कितना है, म्यू, इसको मैं 1 दे ही लेता हूं, 1 और 2, ठीक है, म्यू 1, साइन आई का मान कितना है, एम एन बटे में ओपी, सही लिखा, प्लस में एन सी बटे में पी सी बराबर किसके, बराबर किसके, म्यू 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, एम एन बटे में पी सी माइनस में एम एन बटे में पी आई, सही लिखा क्या, एम एन, ये एम एन है भी, एम एन से एम एन पूर्व में कॉमन आ जाएगा, तो पद नीचे लिख रहा हूं म्यू 1 1 अपॉन में
OP प्लस 1/में PC बराबर μ2 1/में PC माइनस 1/में OP का मान देखो, O और P कितना होता है, U माइनस का या प्लस का, U किसका लेना पड़ेगा, OP किसके बराबर है, माइनस U के बराबर। सीधा लिख दूं क्या मान, μ1 1 में कितना U, ठीक है, किसमें, माइनस में, प्लस PC कितना होता है R, माइनस में या प्लस में, किसमें लिखा जाएगा ये, प्लस में लिख दिया, इक्वल टू μ2 PC कितना 1/R। आगे क्या बच गया, PI, P और I कितना होता है, प्लस में 1/, सही है क्या। मैं पूरे म्यू को म्यू से गुणा कर रहा हूँ, μ1 U माइनस का है भाई, प्लस μ1/में R इक्वल टू μ2/R माइनस में μ2/में। R वाले पद को एक साथ लिख लूँ, इस वाले पद को इधर ले आऊँ, माइनस μ1/में U प्लस में μ2V इक्वल टू μ2/R माइनस में μ1/, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा तो किससे जाएगा, माइनस से, किससे जाएगा, माइनस से, ठीक है, किससे गया है, माइनस से, सही है क्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, μ1 और μ2 पूरे पद में किसका भाग दे रहा हूँ, पूरे पद में किसका भाग दे दूँ, μ1 का दूँ, μ2 का दूँ, किसी का भी दे लो, इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, μ1 ठीक है, तो यहां तक आ गया μ1/U μ2/V μ2/R μ1/R। यही समीकरण किसकी कहलाती है, कौन सा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन समीकरण, गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन, ठीक है। कोई कहे नहीं मुझे तो इसका सुधरा हुआ रूप और दिखाओ, चलो वो भी देख लेते हैं। तो मैं इधर वाले को एक बार रब कर रहा हूं, इधर वाले को रब कर रहा हूं, ठीक है, इतने में अपना काम हो जाएगा। इधर वाले को मैंने मिटा लिया। अब देखो इसमें क्या है, मैं पूरे पद में μ1 का भाग दे रहा हूं, μ1 का भाग देने पर μ1 का भाग दूं तो ये μ1 क्या हो जाएगा, माइनस में 1/U μ2 प्लस में μ2 में μ1/में V इक्वल टू कितना, μ2/में कितना R और माइनस μ1/में R, और ये इधर भी लिख देता हूँ μ1/में पूरे पद में भाग दिया तो मान कितना हो गया, -1/U प्लस इसको μ2 में μ1 को क्या लिख रहा हूँ, μ2 में μ1 को क्या लिख रहा हूँ, μ21 लिख रहा हूँ, μ21 इक्वल टू μ21/में R माइनस में 1/R। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/U प्लस में μ/में V म्यू माइनस में 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई कहे नहीं मुझे तो ऐसे अच्छा नहीं लगा, मुझे 1 to 2 1 लगाना था, तो 2 1 लगा दो भाई, ठीक है। किसी को 2 1 लगाना तो 2 1 लगा दो, चाहे μ21 को क्या मान लो, म्यू जो भी आप मानना चाहो वो मान सकते हो। यहाँ भी अपन क्या कर सकते थे, पूरे पद में से R बाहर भी ले सकते थे, ये वाला समीकरण बनता तो भी क्या होता, सही होता, एक ही बात होती। अपन ने ये वाला समीकरण बना देते तो भी एक ही बात होती, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वाले टॉपिक पर बढ़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है अपना लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंसों का द्वारा अपवर्तन समझने से पहले अपने को एक बात समझनी होगी कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जो एक गोलीय पृष्ठ तथा एक अपवर्तक समतल पृष्ठ या दूसरी गोलीय भी हो सकती है। कहने का अर्थ मतलब क्या हुआ, दो गोलीय पृष्ठ हो या फिर एक गोलीय हो एक समतल हो, वो भी चल जाएगी। ठीक है, ऐसी युक्ति जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनी हो या फिर ऐसी युक्ति जो एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बनी हो, यानी कि कहने का दो पृष्ठों से मिलकर बनी हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें कम से कम एक गोलीय होनी चाहिए या एक वक्रित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी पृष्ठ जो एक वक्रित होनी चाहिए या एक गोलीय होनी चाहिए और एक समतल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, वो चल जाएगी। उसे क्या कहेंगे? लेंस। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों से तो क्या हो, किनारों से तो मोटा हो, बीच से पतला हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। और इसको क्या भी कहते हैं? अपसारी लेंस। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे? फैला दे, उसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों से तो क्या हो? पतला हो, बीच से क्या हो? मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को कैसा भी कहते हैं? अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी दर्पण और लेंस, अवतल लेंस और अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है या अभिसारी अपसारी ओहो क्या हो रहा है ये? देखो दोबारा देखो, अवतल लेंस अपसारी लेंस एक ही होता है, उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस एक ही होता है। ठीक है, लेकिन दर्पण की बात आती है तो दर्पण क्या हो जाते हैं? ये उल्टे हो जाते हैं। दर्पण क्या हो जाते हैं? जो चलो दर्पण भी बता देते हैं। दर्पण होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण वो कैसा होगा? अपसारी दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा वो क्या होगा? अभिसारी। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों में फर्क है भाई, दोनों में देखना। ये अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, दोनों में फर्क है। ये प्रकाश की किरणों को, अभिसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करना और अपसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को फैला देना। ठीक है, अब ये तो बात थी मुख्य लेंसों की। ठीक है, और भी कई प्रकार के लेंस हो सकते हैं, जैसे किसी ने बना दिया, ये बना दिया भाई, अब बताओ इसको नाम दो कोई। ये क्या है? समतल लेंस। और ये क्या है? उत्तल लेंस। तो इसको क्या कहा जाता है? समतलोत्तल, यानी कि समतल और उत्तल, समतलोत्तल, समतल और उत्तल, समतलोत्तल। कोई कहे नहीं मैं तो ये नहीं बना रहा था, मैं तो ये बना रहा था। इसको क्या कहेंगे? समतल और क्या है? एक समतल है और एक अवतल है। समतल अवतल, समतल अवतल, समतल अवतल। ठीक है, समतलवतल भी कह सकते हैं, समतलवतल, समतलवतल भी एक ही बात है। ठीक है, कोई कहे नहीं नहीं मुझे तो ऐसा बनाना नहीं था, मुझे तो इसी का नाम देखे बताओ तो जानू।
ये क्या है, उत्तल, और ये भी उत्तल, जिसको क्या भी बोलते हैं, उभयोत्तल। ठीक है, कोई कहे नहीं 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 मुझे तो ये बताओ तब जानूं, ये भी अवतल, ये भी अवतल, उभयो अवतल, उभयोत्तल। ठीक है, नहीं नहीं मुझे तो ये भी पसंद नहीं आ रहा, कोई कहे नहीं मैं तो ये बनाऊंगा। ठीक है, मैं तो क्या बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा। अब नाम दो, ये कैसा है, उत्तल, और ये कैसा है, अवतल। तो कैसा हो जाएगा, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। नहीं नहीं मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगा, कोई कहे नहीं दूसरा बनाओ, ये लो भाई ये बना देंगे अपन। ऐसे कितने भी जोड़े बना सकते हो, ये बना दिया। ये कैसा है, अवतल, और ये कैसा है, उत्तल। कैसा हो जाएगा, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, यानी कि अवतल और उत्तल। ठीक है, अवतलोत्तल। ठीक है, ये बात थी लेंसों की। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत नहीं है तो अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, लेंसों से अपवर्तन होता कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे, और लेंस मेकर सूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए तो अब अपन पढ़ते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, मैं सबसे पहले बना रहा हूं, तैयार हो जाओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, अब दो अपवर्तक सतहों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अपन ने गोलीय पृष्ठें पढ़ी हैं, एक पृष्ठ के लिए पढ़ लिया, अब दो पृष्ठों को अपन मिलाएंगे। ठीक है, ये बना ली मैंने एक पृष्ठ, ये दूसरी पृष्ठ। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, x p1 और y x p2 y। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, किसी को भी किधर मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं 1 मान रहा हूं तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, C1, और इसको 2 मान रहा हूं, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, C2। ठीक है, वस्तु मेरी यहां से रखी हुई है, वस्तु मेरी यहां पर रखी हुई है। ठीक है, प्रकाश की किरण यहां से चलना प्रारंभ हुई। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र पहले पृष्ठ का एक्स वाई जेड, एक्स p1 y का वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र C1 होगा। ठीक है, इधर माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, इधर कैसा है, सघन माध्यम है, और ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। इसको μ1 दे लूँ, इसको μ2 दे लूँ, इसको वापस μ1 दे लूँ। ठीक है, कैसा भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैसा माध्यम है, विरल, और ये कैसा माध्यम है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। ये बना लिया मैंने, ये बना लिया मैंने अभिलंब। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, अभिलंब। विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक गई। ये माध्यम कैसा है, सघन, और ये वाला माध्यम कैसा है, विरल। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, अगर ये सीधी निकलती तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, यहाँ कहीं बनता, इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता। ये ऑब्जेक्ट, इसको आई डैश दे दूँ। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनता। अब प्रकाश की किरण कहाँ से चली है, यहाँ से चली है। अब ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, अभिलंब डालें तो अभिलंब किधर से डलेगा, x p2 y का वक्रता केंद्र कौन सा है, C2 है। कितना है, C2 है। ठीक है, अब अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। देखो सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। अभिलंब ये वाला रहा तो अभिलंब से दूर,
यहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ कितना बन रहा है, आई मान लो, बनने वाला प्रतिबिंब कितना है, आई है। अब सभी दूरियां किससे, मध्य से मापी जाएंगी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R2, 2 है तो 2 दे दिया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल u। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R1। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, v। और यहां से यहां तक की मैं मान लेता हूं v डैश, i डैश दे दिया तो v डैश मान लिया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अपन ने अभी अभी गोलीय पृष्ठ से लेंस समीकरण पढ़ा है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन समीकरण पढ़ा है, ठीक है। मैं अपवर्तन समीकरण यहां लिख रहा हूं। अपवर्तन समीकरण अपना ये है, माइनस में μ1 u प्लस में μ2 v इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 बट्टे में क्या है, R1 R, ठीक है, सही है। यही पढ़ा है, अभी अभी निकाल के पढ़े हैं, यही पढ़ा होगा, ठीक है, यही पढ़ा है। तो अब यहां से देखो पहले वाले लेंस के लिए, ठीक है, किसके लिए, x p1 y गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन समीकरण, ठीक है। पहले के लिए पढ़ो, यहां से कहां से चले हैं, यहां से चले हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, u है। माध्यम कितना है, लिखो क्या, μ1 v नहीं भाई, सॉरी, कैसा है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, इस समीकरण को नहीं छोड़ना है। प्लस में माध्यम कितना है, μ2 है, बटे में कहाँ बन रहा है इसका, I डैश पर, मैं कहाँ बना लेता हूँ, V डैश पर, ठीक है। दूरी कितनी है, V डैश है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इसका वक्रता केंद्र कितना है, इसका वक्रता केंद्र कितना है, x p1 y का वक्रता केंद्र c है, तो c की दूरी कितनी है, R1, ठीक है। लिखो क्या ऊपर समीकरण, चलो फिर भी नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर समीकरण लिख देता हूं, यहां से लिख रहा हूं μ1 u प्लस μ2 v डैश इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 बट्टे में R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x p2 y गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन समीकरण, अपवर्तन समीकरण। अब की बार माध्यम कितना हो जाएगा, माइनस में μ2 अपॉन में कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, इसका लिए बिंब का कार्य कौन करेगा, v डैश वाला, v डैश प्लस में आगे गए कितने पर, μ1, अगला माध्यम कितना है, μ1, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v पर बन रहा है, v। इसका बिंब के, इसके लिए बिंब का कार्य कौन करेगा, v डैश वाला, I डैश इसके लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, इसलिए मैंने क्या लिया, v डैश। इसको पीछे भी लगा सकते थे, कोई कहे नहीं मुझे तो यहाँ पसंद नहीं आ रहा, पीछे लेके आओ, पीछे ले आते, ठीक है, या फिर इस पूरे पृष्ठ को उठा के यहाँ ले जाते, बात वही रहती। कितना हो जाता, म्यू, कौन से वाले में से कौन से, कहाँ से चल रहे हैं, 2 से चल रहे हैं 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, इसमें कब चल रहे थे, 1 से 2 की तरफ, तो मान कितना हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बट्टे में, सही है क्या। पहले कौन आता था, पहले μ1 आता था, अब कितना है बाद में μ2, ठीक है। इसलिए चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज और R2 हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 2। 1 + 2 करने पर, 1 + 2 करूँ, माइनस μ1 u प्लस μ2 अपॉन v डैश प्लस में, माइनस है ना, माइनस लगा दे,
माइनस म्यू टू वी डैश प्लस म्यू वन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस में म्यू वन आर प्लस में म्यू वन माइनस में म्यू टू बट्टे में R12 लगा देना, R12। ठीक है, इस वाले पद से ये वाला पद कट गया, मान कितना बच गया, म्यू वन यू प्लस में म्यू वन वी इक्वल टू, इस वाले पद को मैं म्यू टू माइनस में म्यू वन बना रहा हूं, यहां कितना बच गया, 1/R1 माइनस 1/R2। यहां मैंने क्या कर लिया, म्यू टू माइनस म्यू वन और माइनस को क्या ले लिया बाहर। ठीक है, और मान कितना आ गया, ये यही अपनी क्या कहलाती है, लेंस समीकरण। यही क्या कहलाती है, लेंस समीकरण। ठीक है, यही क्या कहलाती है, लेंस समीकरण। एक पद और भी उड़ा सकते हैं, पूरे पद में म्यू वन का भाग देने पर, भाग दें तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/U प्लस 1/V म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस में 1/R1 माइनस में 1/R2। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1/U प्लस 1/V इक्वल टू म्यू टू वन माइनस में 1/R1 माइनस में 1/। कई जगह म्यू भी लिख सकते हैं, कई किताब इसको म्यू भी लिख देते, तो म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू पहले आता है तो मैंने टू पहले, और म्यू वन बाद में आता है तो म्यू वन को क्या लगा दिया, बाद में लगा दिया। यही क्या कहलाती है, लेंस मेकर सूत्र। यही ये भी क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, यही क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो बढ़े अगले टॉपिक पर। इसमें एक छोटी सी बात और रही, देखो लेंस मेकर सूत्र ये नहीं है, फोकस दूरी और आएगा इसमें। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र ये नहीं है। ठीक है, म्यू वन का पूरे में भाग दे दिया, समीकरण बन गया कितना, ये वाला बन गया, समीकरण नंबर कोई दे दे 3, समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटाऊंगा तभी आगे कर पाऊंगा। इससे आगे देखना अगली बात, यदि वस्तु अनंत से आ रही है, ठीक है, यदि इस लेंस पर, उत्तर लेंस पर समीकरण, वस्तु कहाँ से आ रही है, ओ सॉरी, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अब की बार अनंत पर रखी, ये मुख्य अक्ष और इसका फोकस यहाँ है, यहाँ प्रकाश की किरण आई और यहाँ फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, यू का मान कितना है, अनंत है। ठीक है, और v का मान किसके बराबर है, यदि वस्तु अनंत से चल रही है और इसका प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, तो दर्पण समीकरण क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा, -1 अनंत प्लस 1/f इक्वल टू म्यू टू वन माइनस में 1/R1 माइनस 1/f की वैल्यू किसके बराबर, म्यू टू माइनस 1/R1 माइनस 1/। इस पूरे पद का मान किसके बराबर है, f के बराबर। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करें तो 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/, कितना, 1/, यही क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, यही क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया, 1/f की वैल्यू इसके बराबर आई है पूरे पद के, तो यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, 1/f इक्वल टू -1/u माइनस 1/f। यही क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो लेंसों की आवर्धन क्षमता और पढ़ते हैं। लेंसों की आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे, लेंसों की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के लिए मैंने एक ही सूत्र बता रखा है, m। m का मान किसके बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटे में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखा जाएगा, यानी कि इमेज बटे में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे देखें तो h का मान कितना होगा, माइनस h2 अपॉन में h1 के बराबर। और u और v की फॉर्म में लिखना चाहें तो u और v की फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी, v के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस u के बराबर। मान कितना हो जाएगा, माइनस में h2v अपॉन में माइनस में u के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, m का मान h2 h1 इक्वल टू v अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। m का मान किसके बराबर, v अपॉन u के बराबर, ठीक है। या फिर इमेज बटे ऑब्जेक्ट के बराबर। u और v की फॉर्म में निकालना चाहते हैं, कोई कहता नहीं u और v की फॉर्म में निकालो, u व f की फॉर्म में, f के पदों में आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। अपन ने अभी अभी लेंस समीकरण पढ़ा है। लेंस समीकरण कितना होता है, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी 1 इक्वल टू एफ, ठीक है। अब पूरे पद को किससे गुणा कर दूं, u से गुणा, u और f दे रखा हो, u और f के पदों में तो पूरे पद को u से, और v और f में तो पूरे पद को v से। कितना हो जाएगा, माइनस u अपॉन यू माइनस u अपॉन में v प्लस u अपॉन में f, कितना हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस u अपॉन v u f, माइनस किधर ले आऊँ, u अपॉन में v इक्वल टू मान कितना हो जाएगा, u अपॉन f प्लस में 1। मान कैसे लिखूंगा, मैं इसका पूरे का एलसीएम ले लूँ, u v इक्वल टू u प्लस में f बटे में f, और मैं इसमें किससे उल्टा कर दूँ इसको, तो v अपॉन u किसके बराबर, f अपॉन u प्लस, यही किसके बराबर है, आवर्धन क्षमता m के बराबर, ठीक है। यही किसके बराबर है, m के बराबर, ठीक है। और v और f के पदों में, v व f के पदों में तो क्या हो जाता, पूरे पद को किससे गुणा कर देता, माइनस v अपॉन में u माइनस में प्लस में v अपॉन में v इक्वल टू v अपॉन f। पूरे पद में ये उधर जाता तो कितना हो जाता, v अपॉन में u इक्वल टू v f माइनस में 1, कितना हो जाता पूरा पद, v माइनस में f बटे में f, ठीक है। ये माइनस का होता, ठीक है। माइनस को उधर भेज दूं तो जैसे ही मैं माइनस को इधर भेजता तो कितना हो जाता, v अपॉन में u, पूरा पद कितना हो जाता, f माइनस में f माइनस v बटे में f, m का मान कितना हो जाता, माइनस f, वो सॉरी f v बटे में, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चारों फॉर्म के आगे मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ। एक पद क्या होता है, f अपॉन में u प्लस f बराबर f माइनस में v अपॉन, अब जो आपको फॉर्म अच्छी लगे वो ही लिख दो। लेंस की आवर्धन क्षमता चारों की चारों मैंने एक साथ लिख दी है, यही क्या कहलाती है, लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता हो गई है खत्म। अगला टॉपिक आता है लेंस शक्ति। लेंस शक्ति किसे कहते हैं, लेंस शक्ति फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। p का मान किसके बराबर, 1 अपॉन f की, ठीक है। ये किस में है, मीटर में है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो कितना हो जाता, 100 बटे में f, और ये किस में हो जाता, सेंटीमीटर, और इसको क्या कहा जाता है, डायप्टर, ठीक है, डायप्टर। लेंस शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस शक्ति कहते हैं। लेंस शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है 100 अपॉन में f लिखा जाए तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर में, और 1 अपॉन f लिखा जाए तो वो किस में होगा, मीटर में। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए शक्ति कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए शक्ति कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये याद रखना है, ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, लेंस शक्ति। 100 बटे में f
सेंटीमीटर में हो तो डायमीटर और 1/f मीटर में। ठीक है, लेंसों का संयोजन, दो या दो से अधिक लेंसों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंसों का संयोजन। दो या दो से अधिक लेंसों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंसों का संयोजन। ठीक है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। ठीक है, दो या दो से अधिक लेंसों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंसों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब जब लेंसों को जोड़ा जाएगा तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 प्लस में 1/f3 और डैश डैश जितने भी जुड़ते जाते हैं उनको क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते। लेंसों को क्या कर देते, जोड़ देते। अगर शक्ति के रूप में पूछ लेता P = P1 + P2 + P3 डैश डैश, ये शक्ति की फॉर्म में हो जाता। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में हो जाता, शक्ति की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में, फोकस दूरी। फोकस दूरियां क्या हो जाती हैं, दो या दो से अधिक लेंस जब जुड़ते हैं तो फोकस दूरियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जब दो या दो से अधिक लेंस जुड़ते हैं तो फोकस दूरियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, सभी फोकस दूरियां जुड़ जाएंगी, यही क्या कहलाता है, लेंसों का संयोजन। दो या दो से अधिक लेंसों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंसों का संयोजन। ठीक है, लेंसों का संयोजन। वही की वही फॉर्म वापस दोहराएंगे। करना क्या है इसमें, -1/μ ओ u प्लस 1/v = 1/f, और इसमें -1/u और 1/v आ जाएगा, तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। u और f बच जाएगा, बाकी पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस फॉर्म का उपयोग करते हुए मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, शेष बचा हुआ करेंगे कल। थैंक यू।